हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम हमारे सीरीज का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी में जो इम्पोर्टेंट रीजन है उसमें से एक रीजन है एंडोमेट्रियोसिस। अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है और इसका आगे चल के लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कैसे रहता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ऐसा बोला गया है कि वर्ल्ड वाइड 247 मिलियन वुमेन्स में है और इंडिया में 47 मिलियन जो वुमेन्स है वो इससे पीड़ित है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली है क्या? एंडोमेट्रियम मतलब कि आपके यूट्रस के अंदर का जो लेयर होता है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब हर महीने में जब पीरियड्स आते हैं तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो शेड होता है और एज अ वजाइनल ब्लीडिंग या फिर पीरियड्स ये एंडोमेट्रियम फ्लो होता है। लेकिन कभी कभी किसी में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है वो रिट्रोग्रेड फ्लो होता है। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम में से निकलने वाला ब्लड है वो रिट्रोग्रेड जाके ट्यूब्स में से ओवरी और बाकी जगह पे मतलब पेल्विस में जाके लॉज हो जाता है और उसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम वहां पे जो गया है ओवरी में, वहां पे जाके ये एक खून की गांठ जो है वो बन जाती है। ये खून की गांठ या फिर जो डिपॉजिट्स एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स बन जाते हैं इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब इसकी वजह से लक्षण क्या होते हैं या फिर क्या लक्षण हो सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के और किस एज ग्रुप में ये देखा जाता है? एंडोमेट्रियोसिस के जो लक्षण है वो होते हैं पेन। पीरियड्स में ज्यादा पेन होना जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोअर पेल्विक पेन होते रहना, निचले हिस्से में पेन होते रहना। इसके अलावा पीरियड्स के वक्त ज्यादा पेन होना और कांटेक्ट रखते वक्त ज्यादा पेन होना जिसको हम कहते हैं डिस्पैरेनिया। कभी कभी ज्यादा ही अगर ज्यादा स्प्रेड हो गया है डिसीज का तो मोशन पास करते वक्त भी पेन होना या फिर ब्लीडिंग होना ये भी एक सिम्टम रह सकता है। अब जब एंडोमेट्रियोसिस स्कार की जगह पे अगर होता है, कोई सिजेरियन का स्कार है, वहां पे जाके अगर ये एंडोमेट्रियोसिस हो गया है तो उसे हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये जनरली एक रेयर थिंग है। मोस्ट कॉमन जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होता है वो है ओवरी, मतलब अंडाशय में सबसे ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस देखा जाता है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस जो है वो इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करता है? सिम्टम्स हमने देखे कि इसमें पेन ज्यादा, हर एक में ही यही सिम्टम्स रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी आपको कोई भी सिम्टम नहीं है और आप प्रेगनेंसी नहीं रह रहा है, इसके लिए डॉक्टर के पास गए और तब आपको डायग्नोज हुआ कि यस एंडोमेट्रियोसिस है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो बताए गए सिम्टम है वो नहीं हो या फिर थोड़े बहुत हो और बाद में आपको सोनोग्राफी में जब पता चले कि हाँ एंडोमेट्रियोसिस है। अब एंडोमेट्रियोसिस की वजह से प्रेगनेंसी क्यों नहीं रहती है? तो जनरली एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में होने की वजह से ओवुलेशन जो है वो कभी कभी हैम्पर्ड रह सकता है। पीरियड्स होते हैं लेकिन एग्स जो होता है कभी कभी नहीं रप्चर होता है जिसको हम कहते हैं अनरप्चर्ड फॉलिकल। एग रप्चर ना होना या फिर एग का क्वालिटी कभी कभी खराब होना, एग क्वालिटी हैम्पर्ड होना। और अगर प्रीवियसली एंडोमेट्रियोमा रिमूव किया गया है एंडोमेट्रियोमा के साथ कभी कभी ओवरियन टिश्यू भी रिमूव होता है तो उसकी वजह से एएमएच कम हो जाना, बीजों की संख्या कम हो जाना और उसकी वजह से फिर पुअर ओवरियन रिजर्व होना, ये सारी चीजों की वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है। अब एंडोमेट्रियोसिस में हमने देखा है बहुत बार कि ट्यूब्स जो है वो ओपन रहते हैं, उनके ट्यूब्स जो रहते हैं अपने फैलोपियन ट्यूब्स वो ओपन रहते हैं, लेकिन उसका जो सीलियरी फंक्शन है मतलब वो ट्यूब्स का जो फंक्शन रहता है वो कभी कभी हैम्पर्ड रहता है। दो ट्यूब्स आर पेटेंट, देयर फंक्शन मे बी हैम्पर्ड। अब ये हो गया है ट्यूब्स के बारे में। कभी कभी एनाटॉमी भी डिस्टर्ब होता है। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस है उसके भी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब ये ग्रेड 1 क्या होता है कि कम प्रमाण में एंडोमेट्रियोसिस से थोड़े सा ही एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स दिख रहे हैं। ग्रेड 2 मतलब कि थोड़ा और ज्यादा 1-2 जगह पे स्पॉट्स दिख रहे हैं। ग्रेड 3 मतलब कि एंडोमेट्रियोमा है। ग्रेड 4 मतलब कि फ्रोजन पेल्विस है, बहुत ही दोनों भी ओवरीज में एंडोमेट्रियोमा है और पूरा एनाटॉमी जो है मतलब अंदर की जो रचना है वो बिगड़ गई है, इसको हम ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो जितना ज्यादा हायर ग्रेड का एंडोमेट्रियोसिस रहेगा उतना प्रेगनेंसी रहने में डिफिकल्टी होती है। पर
ऐसा भी है कि एंडोमेट्रियोसिस यस डिफिकल्ट सिचुएशन है, पेनफुल रहता है और इतना सारा उसमें रिस्क फैक्टर रहता है, पर ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं हो सकते हैं। अगर टाइम पे आपने एंडोमेट्रियोसिस के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं तो जरूर कंसीव हो सकते हैं। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो जनरली सोनोग्राफी से हम इसे डायग्नोज करते हैं। सो सोनोग्राफी में टिपिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है लीजन्स का। सो ये जो टिपिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ लीजन ऑफ एंडोमेट्रियोमा होता है, उससे इसका डायग्नोसिस होता है। अब पहले कैसा था कि इसका डायग्नोसिस ऐसा बोलते थे कि लैप्रोस्कोपी ही एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैप्रोस्कोपी ये पहले बोला जाता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, बट हमारे पास जो अभी जो सोनोग्राफी के प्रॉपर रिजोल्यूशंस आए हैं, इसकी वजह से हम सोनोग्राफी में ही काफी हद तक एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज कर सकते हैं। तो आपको लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से ही जांच होने के बाद ही एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जानेंगे कि हमने देखा कि सोनोग्राफी में डायग्नोसिस हो सकता है और लैप्रोस्कोपी में डायग्नोसिस हो सकता है। हाँ, लैप्रोस्कोपी हमें बेटर ग्रेड बता सकता है, और हाँ हमेशा इसमें सी और ट्रीट होना चाहिए। मतलब अगर आपका लैप्रोस्कोपी हो रहा है तो उसमें सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, उसके साथ अगर वो एंडोमेट्रियोमा है तो वो उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। अब इसमें हम ये जानेंगे कि क्या हर एक एंडोमेट्रियोमा रिमूव करने की जरूरत है, क्या ऐसा कोई सेंटीमीटर है जितना बड़ा होने के बाद ये एंडोमेट्रियोमा रिमूव करना ही चाहिए। सो इसके ऊपर भी काफी प्रोज एंड कॉन्स है, काफी डिबेट्स हमारे डॉक्टर्स में भी है कि क्या ये रिमूव करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा करना है कि 4 सेंटीमीटर के अबव हो गया है एंडोमेट्रियोमा, मतलब रिमूव करना ही चाहिए। पर डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आपका एंडोमेट्रियोमा असिम्प्टोमेटिक है, तो आप इसके साथ ही कंसीव हो सकते हैं। आप विथ योर एंडोमेट्रियोमा यू कैन कंसीव। यस डियर फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल कि आप एंडोमेट्रियोमा रिमूव होने के बाद ही आप कंसीव कर सकते हो, ये ओल्ड थॉट है। आप विद एंडोमेट्रियोमा भी कंसीव कर सकते हैं। हाँ, आपको बहुत ही ज्यादा पेन है और आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट उस एंडोमेट्रियोमा को निकाले बिना हो ही नहीं सकता है, तो ही ये 2 ही इंडिकेशंस है कि आपका एंडोमेट्रियोमा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका आईवीएफ का या फिर फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होगा। सो ऐसा कोई साइज नहीं है कि ये साइज का एंडोमेट्रियोमा निकालना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद एंडोमेट्रियोमा भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? सो एवरी टाइम आईवीएफ ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऐसा नहीं है। अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कम है, आपको सिंगल एंडोमेट्रियोमा में आपको सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, तो आप आईयूआई भी ट्राई कर सकते हो। आप 2 to 3 साइकिल्स ऑफ आईयूआई, और आपका ओवेरियन रिजर्व अगर अच्छा है तो आप आईयूआई ट्राई कर सकते हो। वी हैव सीन पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियोमा होते हुए भी आईयूआई से कंसीव हुए हैं, उनको प्रॉपर प्रेगनेंसी रही है। अब जिनका ज्यादा ही ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर ऑलरेडी जिनको ऑपरेशन हो चुका है और ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, उनके लिए आईवीएफ ये एक मेजर सक्सेस देने वाला ट्रीटमेंट हो सकता है। सब आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंडोमेट्रियोमा है इसमें भी हम आईवीएफ प्रोसीजर कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ हम सेफली कर सकते हैं। ये एग्स जो है वो हम रिमूव करते हैं। एंडोमेट्रियोमा जो है उसको हम टच नहीं करते हैं जब हम ओवम पिकअप आपका करते हैं तब, और ये सारे एग्स जो हमने निकाले हैं उससे हम लोग एम्ब्रियोज बनाते हैं और फिर आपको डाउन रेगुलेशन करते हैं। डाउन रेगुलेशन मतलब ये जो एंडोमेट्रियोमा जो है उसको श्रिंक करने का इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं। सो ये इंजेक्शन जो है वो मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं, और जैसे ही आपका एंडोमेट्रियोमा डाउन रेगुलेट हो गया, मतलब श्रिंक हो गया, उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्लान करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है कि एंडोमेट्रियोमा में काफी अच्छा सक्सेस रेट भी हमें मिला है। अच्छे क्वालिटी के एग्स भी हमें मिले हैं, एम्ब्रियोज अच्छे बनते हैं, और उसके साथ अच्छी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होके हेल्दी बेबी भी मिले हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस यस डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, बट अगर हम इस जर्नी में पॉजिटिव रहते हैं और अगर हम इस जर्नी में पॉजिटिव रह के अगर आगे बढ़ते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी आप कंसीव हो सकते हो और एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी हो सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू सो मच।